तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मेरे बाबा दे देंगे, पर प्लीज मुझसे दूर रहो। मेरा कॉलेज से अगवा होने के बाद एक सुनसान और खाली इमारत में कुर्सी से बंधी बैठी थी, जबकि उसके सामने एक अनजान मर्द मास्क पहने खामोशी से खड़ा था। अगले ही लम्हे उसने मिरहा के नाजुक गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो सहम कर रह गई थी। फिर उसकी जानिब झुका और आहिस्तगी से अपना मास्क उतार दिया। तुम? मिरहा बेयकीनी और खौफ से उसे देखने लगी। वही लड़का जिसे उसने सिर्फ एक शर्ट जीतने के लिए सबके सामने बेइज्जत किया था। मगर वो नहीं जानती थी कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ब्लैक वर्ल्ड का बेरहम किंग था। मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल पर अफसोस हो रहा है लड़की, मगर अब तुम्हारा हुस्न देखकर तुम्हें मारने का इरादा बदल चुका हूँ। वो उसे सर से पैर तक ठंडी और खतरनाक निगाहों से देखते हुए बोला था। मिरहा ने मुस्कुराते हुए एक मैसेज टाइप किया और सेंड करते ही उसके लबों पर शरारती सी मुस्कुराहट फैल गई। अगले ही लम्हे जब उसे उस मैसेज का जवाब मसूल हुआ तो उसके चेहरे पर खिलने वाली मुस्कुराहट मजीद गहरी होगी। आंखें खुशी से चमक उठी। उसने मोबाइल स्क्रीन पर चकमगाते पैगाम को देखा, जिसमें लिखा था, आज तो मुझे तुमसे मिलना है। तुम क्यों मुझसे छुप कर रहती हो? खुदा के लिए एक बार अपना दीदार ही करवा दो। इन दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए पूरा हफ्ता गुजर चुका था और आज वो उससे मिलने की जिद कर रहा था। मिरहा ने मुस्कुराते हुए जवाब टाइप किया, चलो ठीक है, फिर आज यूनिवर्सिटी में मिल लेते हैं। जैसे ही उसने मैसेज सेंड किया, दोबारा फोन की ट्यून बजी। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर उसी का पैगाम जगमगा रहा था। मैं सो इसी इंतजार में हूँ कि आप कब हमें अपना जलवा दिखाएंगी। आपसे मिलने के लिए बहुत सारी तैयारी कर रखी है। बस आते हुए अपने कपड़ों का रंग बता दीजिएगा ताकि आपको एक शानदार सरप्राइज दे सकूं। जवाबी मैसेज पढ़ते ही उसके होठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट फैल गई। गाल हल्के गुलाबी लगे। उसने मुख्तसर सा ओके लिखकर भेजा और जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। आज उसे वक्त से पहले यूनिवर्सिटी पहुंचना था, क्योंकि वहां उसे उस शख्स से मिलना था जिससे मिलने की आरज़ू न जाने कब से उसके दिल में बसी हुई थी। आधे घंटे बाद वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी। जल्दी से बाहर निकली और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उसने स्याह अबाया पहन रखा था, सिर्फ हिजाब करना बाकी था। बैठते ही उसने जल्दी से एक टोस्ट उठाया और खाते हुए सामने दीवार पर लगे आईने के करीब जाकर खड़ी होगी। आईने में खुद को देखते हुए उसने एहतियात से हिजाब ओढ़ा। काले रंग के हिजाब में उसकी गहरी सब्ज आंखें बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर आहिस्तगी से खोलकर दिल ही दिल में अपनी ही नजर उतारी। टोस्ट का आखिरी निवाला खाकर उसने नकाब ठीक किया और बाहर निकल आई थी। बाहर ड्राइवर पहले ही उसका मुंतजिर खड़ा था। वो आगे बढ़ा और उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। मेरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी सीट पर बैठ गई। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने रुकी। ड्राइवर उसे छोड़कर वापस चला गया और वो अभी एक कदम ही आगे बढ़ी थी कि उसके मोबाइल पर दोबारा मैसेज की आवाज गूंजी। उसने जल्दी से फोन निकालकर देखा, स्क्रीन पर नामालूम के नाम से सेव नंबर चमका रहा था। उसकी आंखें चमक उठी और उसने फौरन जवाब टाइप किया, ब्लैक अबाया में गेट के बिल्कुल करीब खड़ी हूँ। मिरहा ने मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप करके भेजा और दरवाजे के साथ टेक लगाकर वहीं खड़ी होगी। अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि एक गाड़ी तेजी से उसके करीब आकर रुकी। वो इस वक्त अपने मोबाइल में मसरूफ थी और वो व्हाट्सएप पर टाइपिंग का नोटिफिकेशन मुसलसल आ रहा था। वो इसी पैगाम के इंतजार में थी, लेकिन इससे पहले कि मैसेज उसकी स्क्रीन पर जाहिर होता, किसी ने अचानक उसके चेहरे पर काले रंग का कपड़ा डाल दिया और अगले ही लम्हे वो होशो हवास से बेगाना होगी। काले लिबास और मास्क में मलबूस अफराद ने यूनिवर्सिटी के गेट के सामने सबकी मौजूदगी में उसे उठाया और अपनी जेब में डालकर ले गए, मगर कोई कुछ न कर सका, क्योंकि सब जानते थे कि ये ब्लैक वर्ल्ड के किंग के आदमी हैं, जिन्हें रोकने की हिम्मत ना किसी में थी, ना ही उस शहर की पुलिस में। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक वीरान कमरे में पाया, जहां वह एक कुर्सी से हाथ पांव बंधे हुए बैठी थी और उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। उसकी हालत वाजिया कर रही थी कि वो अगवा हो चुकी है।
होश आने के बाद वो कुछ देर माहौल को समझने की कोशिश करती रही। कमरे में एक रोशनदान से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी, जो पूरे माहौल को अजीब सा खौफनाक रंग दे रही थी। वो चीखने की कोशिश करती, मगर आवाज मुंह में ही दबकर रह जाती। इसी दौरान दरवाजा खुला और एक चौड़े जिस्म का शख्स अंदर दाखिल हुआ, जिसने टोपी पहन रखी थी, मगर बाल माथे पर आकर उसकी आंखों को जुज़वी तौर पर छुपा रहे थे। चेहरे पर मास्क था, जिसकी वजह से वो पहचाना नहीं जा सकता था। उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी और उसके अंदर दाखिल होते ही एक तेज खुशबू फिजा में फैल गई, जो मिर्हा के नतनों से टकराई। उसे फौरन एहसास हुआ कि ये तेज परफ्यूम है, जिससे उसे एलर्जी भी थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो शख्स बिल्कुल उसके सामने खड़ा उसकी तरफ ही देख रहा था, मगर मास्क और बालों की वजह से उसकी आंखें भी वासिया नहीं थी। जबकि मिर्हा के माथे पर खौफ और घबराहट के बायस पसीना चमकने लगा। वो इस शख्स को पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम हो रही थी, क्योंकि उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। वो जानना चाहती थी कि ये कौन है, जो अपना चेहरा छुपाए उसके सामने इतनी बेखौफी से खड़ा उसे घूर रहा है। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। बुर्का अभी भी मौजूद था, मगर हिजाब उतर चुका था और उसके बाल बिखर कर चेहरे पर फैल गए थे, जिससे उसका चेहरा भी पूरी तरह वासिया नहीं हो पा रहा था। सामने खड़ा शख्स खामोशी से उसे देखता रहा। फिर अचानक उसने झुककर उसके चेहरे से टेप हटा दी थी, जिस पर वो जोर से चीख उठी, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? तुम्हें जितने पैसे चाहिए मेरे बाबा दे देंगे, बस मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसके जहन में बार बार उसी शख्स का ख्याल आ रहा था, जिससे वो आज मुलाकात के लिए आने वाली थी और जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मगर किस्मत उसे कहाँ ले आई थी। अभी वो चीख ही रही थी कि सामने खड़े शख्स ने एक जोरदार उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा, जिससे वो झटके से ऊपर देखने पर मजबूर हो गई। उसके बाल चेहरे से हट गए और उसका खूबसूरत चेहरा पहली बार मुकम्मल तौर पर उसके सामने आया था। इससे पहले वो सिर्फ उसकी आंखें ही देख पाया था। एक लम्हे को वो भी ठहर सा गया, क्योंकि वो अंदाजा नहीं कर सकता था कि वो इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। मगर जल्द ही उसने खुद को संभाला और अपनी कैफियत पर काबू पाया। वो बोली तो उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। गहरी सब्ज आंखें सूजी हुई होने के बावजूद और भी ज्यादा दिलकश लग रही थी। तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मेरे बाबा दे देंगे, पर प्लीज मुझसे दूर रहो। उसकी कपकपाती हुई आवाज खौफ से बुरी तरह बिखर रही थी। मगर अगले ही लम्हे उस शख्स ने मिर्हा के नाजुक गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, फिर उसकी तरफ झुकते हुए आहिस्तगी से अपना मास्क उतार दिया। तो तुम? मिर्हा की आंखें बेयकीनी और खौफ से फैल गई थी, जैसे उसके वजूद से सांस तक छिन गई हो। वो शख्स सर्द और खौफनाक नजरों से उसे सर से पैर तक देखता हुआ दोनों हाथ कुर्सी पर टेक कर उसके चेहरे के करीब आया और जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल पर अफसोस हो रहा है लड़की, मगर तुम्हारा हुस्न देखकर तुम्हें मारने का इरादा बदल चुका है। अब तुम खुद देखो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये कहते हुए उसने एक जानदार कहका लगाया, जबकि मिर्हा की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई थी। वो जान चुकी थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। यकीनन ये सब कुछ किसी बड़े तूफान का पेश खैमा था और उसका दिल बेबसी से डूबता ही जा रहा था। साहब ने ये कपड़े भेजे हैं, आप ये पहन लीजिए और तैयार हो जाइए। ये जेवर भी रखे हैं, शाम में आपका निकाह साहब से कर दिया जाएगा। सामने खड़ी औरत उसके सामने कपड़े रखते हुए बोली, तो वो जो मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख आंखों के साथ बेजान सी बैठी थी, एकदम उसकी तरफ देखते हुए दर्द भरे लहजे में बोली, देखो, मेरी उम्र की तुम्हारियां बेटियां होंगी, अगर उन पर ऐसा वक्त आए तो तुम क्या करोगी? जरा बताओ, मैं भी तो तुम्हारी बेटियों जैसी हूं ना। खुदा के लिए मुझे इस जगह से निकालो, जैसे भी हो मुझे यहाँ से जाने दो। तुम ये कर सकती हो, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो और मुझे यहाँ से निकाल दो। मगर वो औरत ऐसे खड़ी थी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मिर्खा के हाथ अब भी बंधे हुए थे और वो इसी तरह बैठी थी जैसे पहले बैठी थी। उसे यूं बैठे न जाने कितने घंटे गुजर चुके थे। उसकी कमर तख्ता बन चुकी थी और पूरा वजूद शल सा महसूस हो रहा था।
अब जब वो औरत दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो मिरहा उसकी मिन्नतें करने लगी। उसे बार बार अपने घर वालों का ख्याल आ रहा था। वो तो घर से सिर्फ पढ़ने के लिए निकली थी, मगर न जाने कहाँ आ पहुंची थी। उसके घर वाले यकीनन उसे ढूंढ रहे होंगे और वो शख्स भी उसका इंतजार करते करते थक चुका होगा। वो यही सब सोचे जा रही थी मगर उस औरत ने उसे कोई जवाब न दिया और खामोशी से उसे दोबारा कपड़े पहनने और तैयार होने का कहती हुई उसके बंधन खोलने लगी। अचानक मिरहा चीख पड़ी, खुदा के लिए मुझे जाने दो। मगर औरत जैसे कुछ सुन ही ना रही थी। जैसे ही उसने उसके हाथ पांव खोले, मिरहा ने फौरन उससे धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागी। मगर दरवाजे में अचानक एक बार फिर वही शख्स खड़ा हुआ था। वो उसके सीने से टकराते ही घबराकर पीछे हट गई। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि तुम ब्लैक वर्ल्ड के किंग से जान बचाकर भाग जाओगी? नहीं, ऐसे नहीं। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है ना, उसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। और मेरे ये जो मातहत हैं, ये सिर्फ मेरी बात सुनते हैं, दूसरों के लिए ये अंधे हैं, बहरे हैं और गूंगे। उनके तमाम खवास खमसा मेरे लिए काम करते हैं, समझी? वो मायने खेस नजरों से उसकी आंखों में देखता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था, जबकि मिरहा कदम ब कदम पीछे हट रही थी। उसे आता देखकर वो औरत खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। मिरहा की सब्ज आंखें सूज चुकी थी। वो आंखें जो हमेशा शरारत और मुस्कुराहट से चमकती रहती थी, अब उनमें आंसुओं के सिवा कुछ बाकी न था। वो माजी में उसके साथ किए गए अपने सलूक पर बेहद शर्मिंदा थी और बार बार खुद को कोस रही थी कि काश उसने ऐसा न किया होता, तो आज उसके साथ ये सब न हो रहा होता। वो मुसलसल पीछे हटते हुए दोनों हाथ उसके सामने जोड़कर बेबसी से कहने लगी, खुदा के लिए, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मुझसे जो बदला लेना है ले लो, लेकिन मेरे साथ निकाह मत करो। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। वो आज मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे मुझे उसके पास जाना है। मुझे अपने घर जाना है। तुम जो कहोगे मैं वो सजा मंजूर कर लूंगी। तुम जितने पैसे कहोगे मेरे बाबा उतने पैसे देंगे, लेकिन खुदा के लिए मेरे करीब मत आना। मुझे छोड़ दो। वो एक ही सांस में बेतरतीब जुमले अदा कर रही थी कि तभी सामने खड़े शख्स के मुंह से एक जोरदार कहका बुलंद हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया, उसके हाथ मजबूती से पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में सख्ती से देखते हुए बोला, वो तुम्हारा आशिक जिससे तुम मिलने जा रही थी, क्या तुम्हें अब भी नहीं मालूम कि वो कौन है? तुम अभी तक यही समझ रही हो कि वो वहां बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है? कितनी भोली हो तुम। तुम्हें ये भी पता नहीं चल सका कि जिस सरप्राइज का उसने कहा था, वो सरप्राइज तो तुम्हें मिल चुका है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, ब्लैक वर्ल्ड का किंग और तुम्हारा आशिक फहाद। और वो अयान जिसे तुमने इतना बेइज्जत किया था, उस पर जैसे यकदम हकीकत आश्कार हुई थी और उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो या फिर उसके सर पर आसमान तोड़ दिया हो। एक ही लम्हे में कितने ही राज उस पर अफशा हो रहे थे। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं, दिल उछल कर हलक में आ बैठा था। इतना रुपया पैसा धन दौलत होने के बावजूद भी कुछ उसे बचा नहीं पा रहा था और उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसके घर वाले उसे ढूंढ भी रहे थे या नहीं। वो तो बस इतना जानती थी कि उस वक्त वो किस इंसान की कैद में थी। उसे अब इतनी हर नादानी पर पछतावा हो रहा था। एहसास हो रहा था कि उसकी एक गलती उसकी जिंदगी को किस बुरी तरह रोंदने वाली थी। अब ब्लैक वर्ल्ड किंग के उसकी जुबान से बस यही चंद अल्फाज निकल सके थे कि सामने खड़े शख्स के मुंह से एक बार फिर शानदार कहका बुलंद हुआ और वो वहीं ठहसी गई थी। सारी इमारत शाम के हल्के हल्के अंधेरों में डूबी खामोश खड़ी थी। पूरी इमारत में सिर्फ उसी एक कमरे में मध्यम सी रोशनी चल रही थी। सारा दिन गुजर चुका था और वो अब तक इसी कमरे में कैद थी। उसे नहीं मालूम था कि ये इमारत कहाँ वाक़या है। बस खिड़की से बाहर फैला सुनसान जंगल साफ बता रहा था कि ये जगह आबादी से बहुत दूर है। वो अपने हाथ झोली में रखे टिप टिप गिरते आंसू और दबी दबी सिसकियों के साथ रो रही थी। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा और अफसोस हो रहा था, क्योंकि आज वो इसी गलती की सजा भुगत रही थी। अब वो चाहकर भी यहाँ से फरार हासिल नहीं कर सकती थी। जो गलती उससे हो चुकी थी उसका ज़रा भी
अब उसे खुद ही करना था और उसकी सजा भी खुद ही सहनी थी। उसने सुना था कि ब्लैक वर्ल्ड का किंग निहायत जिद्दी है, रहम और अड़ियल मिजाज इंसान है। जिससे भी उसकी दुश्मनी हो जाए वो उसे तबाह करके ही दम लेता है। और अब उसका सामना उसी शख्स से हो चुका था। उसके दिल में खौफ की लहरें उठ रही थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ब्लैक वर्ल्ड किंग उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है। मतलब ये था कि वो सारी जिंदगी उसे उसी अजियत में मुब्तला रखना चाहता था, वैसी ही अजियत जैसी मिरहा ने कभी उससे दी थी। वो पल पल उसे तड़पाना चाहता था, और ये हकीकत अब वो दिल ही दिल में समझ चुकी थी। तभी दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। जूतों की बारी चाह आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आती सुनाई दी। वो चाहकर भी उठकर भाग न सकी, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ से बच निकलना नामुमकिन है। हर तरफ ब्लैक वर्ल्ड का राज था, और वो अच्छी तरह जानती थी कि वो कौन है और क्या कुछ कर सकता है। उसकी नज़र हर जगह मौजूद रहती थी। कदमों की चाप उसके करीब आकर रुकी, और फिर वो अपने मखसूस रोबदार लहजे में बोला, लड़की, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? बाहर काजी और गवाह मौजूद हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उठो, कपड़े बदलो और तैयार होकर बाहर आ जाओ। उसकी बात सुनते ही वो एकदम चीख उठी। नहीं, मैं हरगिज तुमसे निकाह नहीं करूंगी, कभी नहीं। वो रोते हुए उसके मुकाबिला खड़ी हुई, तो सामने खड़े शख्स की आंखों में एकदम शदीद गुस्सा लहराने लगा, यूं जैसे वो आग का दहकता शोला बनकर भड़क उठा था। तुम इनकार कर रही हो लड़की, और तुम जानती हो कि ये इनकार तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। तुम जानती हो ना कि मैं कौन हूँ? इसने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए अपना चेहरा उसके कान के करीब लाकर सरगोशी की, तो वो दर्द से चीख उठी। उसने उसके बाल इस कदर बेरहमी से पकड़ रखे थे कि उसकी खोपड़ी तक में दर्द की टीसें उठने लगी थी। अगले ही लम्हे उसने अपनी पैंट से रिवॉल्वर निकाला और उसकी कनपटी पर रखते हुए सर्द लहजे में बोला, बताओ, क्या अब भी नहीं आओगी बाहर? क्या अब भी तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी? मेरा का दिल एकदम खौफ से धड़क उठा। जो भी था उसे अपनी जिंदगी बेहद अजीज थी। उसने कांपते हाथों से उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। वो सब मेरी भूल थी जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। तुम्हें उसके बदले में जो चाहे मैं तुम्हें दूंगी। मेरे पास बहुत पैसा है। तुम मेरे बाबा को एक कॉल करोगे तो वो तुम्हारे सामने करोड़ों रुपए फेंक देंगे। और एक बार फिर उसे पैसों का लालच देने लगी थी कि अचानक उसने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे जोर से अपने करीब खींच लिया। उसका दिल बेतरतीब धड़कने लगा। सांसें जैसे सीने में ही अटक गई थी। वो खौफसदा निगाहों से उसकी आंखों में देख रही थी, जिनमें गुस्से की खतरनाक लहरें यूं उठ रही थी जैसे खोलता हुआ लावा भड़क रहा था। देखो लड़की, मुझे इन पैसों का लालच मत दो। तुम जानती हो मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं। मेरे पास इतना पैसा है कि अगर पूरा शहर भी बेच दिया जाए तो वो मेरे पैसों का एक मामूली हिस्सा भी नहीं बन सकता। और ये मत समझना कि मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक नहीं किया। तुम्हारे साथ तो मुझे बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है, और तुम्हारे माँ बाप से भी बदला लेना है। उसकी बात सुनकर मिरहा की आंखें हैरत से फैल गई। कौन सा बदला? वो क्या कह रहा था? लेकिन उससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, उसने एक झटके से उसे खुद से धकेल दे दिया। वो जाकर जोर से दीवार से टकराई। दीवार से लगने के बायस उसके सर पर हल्की सी चोट आई, और उसकी आंखों से एक आंसू टूटकर खामोशी से बह निकला। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, वरना तुम जानती हो ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। वो एक बार फिर उसे धमकी देता हुआ बाहर चला गया। दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। चारों नचार उसे उठना ही पड़ा। उसने उठकर कपड़े तब्दील किए। वहां मेकअप का तमाम सामान और बेशुमार जेवरात रखे हुए थे। जेवरात भी इतने भारी थे कि वो हैरान रह गई थी। सोने और हीरों से मज़य्यन ऐसे कीमती जेवर उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। हाँ, ये अलग बात थी कि उसने अपनी माँ की अलमारी में बेतहाशा जेवरात देख रखे थे, जिनमें सोने और हीरों की कोई कमी नहीं थी। मगर इस तरह के खाली सोने से बने और हीरों से जुड़े शाहाना जेवरात वो पहली बार देख रही थी। उसने सुर्ख रंग का वो सूट पहना और तैयार होकर दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी अगली ही दस्तक पर दरवाजा खोल दिया गया था। सामने खड़ा ब्लैक वर्ल्ड का किंग, वो लड़का जिसने अब भी ब्लैक सूट पहन रखा था और जिसके चेहरे पर अभी तक मास्क मौजूद था,
उसे देखकर लम्हे भर के लिए शशदर रह गया था। वो मुकम्मल तौर पर किसी हूर जैसी लग रही थी। उसने पीछे मुड़कर गवाहों और काजी को देखा तो उसका दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि कोई भी उस लड़की को देखे। उसने फौरन उसका हाथ पकड़ा और दोबारा उसी कमरे में ले आया। फिर उसे उसी कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं। काजी तुमसे निकाह पूछने यहीं आएगा। ये चादर अपने ऊपर ओढ़ लो। ये कहते हुए उसने अपने कंधों पर बड़ी खूबसूरत सी चादर उसकी तरफ बढ़ाई तो मिर्हा ने हैरानी से उसके हाथ से चादर ले ली। मिर्हा जानती थी कि अब उसकी कोई भी बात उस शख्स पर असर नहीं करेगी और ना ही यहाँ से फरार होने की कोई राह मौजूद थी। उसने खामोशी से अपने ऊपर चादर ओढ़ ली। कुछ ही लम्हों बाद काजी और गवाहान उसके निकाह से पूछने के लिए वहां आ गई थी। वो मुकम्मल तौर पर चादर में ढकी हुई थी और उसके साथ वही मुलाजमा बैठी थी जो सुबह उसे कपड़े जेवरात और खाना वगैरह देकर गई थी। मगर वो उस बात पर भी नहीं सुनती थी। वो शख्स ठीक कहता था। उसके तमाम मुलाजिम सिर्फ उसी का हुक्म मानते थे। बाकी हर किसी के सामने वो गूंगे, बहरे और अंधे बन जाते थे। यहाँ निकाहनामे पर दस्तखत हुए और वहां उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके हाथों से पूरी दुनिया ही फिसल गई हो। जिस शख्स से वो बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी, जो अब उसकी सांसों में बसता था, आज उसी शख्स के साथ उसका निकाह हो चुका था। मगर उसके बावजूद उसके दिल में उस शख्स के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ नफरत बाकी रह गई थी। निकाह मुकम्मल हो चुका था। काजी और गवाहान भी वापस जा चुके थे और वो खुद को इस हाल में महसूस कर रही थी जैसे आज उसने अपनी जिंदगी की हर खुशी, हर उम्मीद खो दी हो। पूरा दिन वो एक बेरहम इंसान की कैद में रही थी, जबकि उसके घर वालों को उसके बारे में कुछ मालूम न था। अब तक शायद हर कोई उसे कसूरवार और बदकिरदार समझकर कोस रहा होगा। न जाने उसके बाप पर क्या बीत रही होगी और उसकी माँ जिंदा भी होगी या नहीं। यही तमाम ख्यालात बार बार उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। मगर अब वो कर भी क्या सकती थी। जो होना था वो हो चुका था। इसलिए उसने अपनी बाकी मांदा तकदीर अल्लाह के सुपुर्द कर दी थी। उसने दिल ही दिल में ये अहद कर लिया था कि अब अल्लाह ताला जो भी फैसला करेगा वही उसके हक में बेहतर होगा। इसलिए वो खुद को रोने से रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर गम इतना गहरा था कि आंसू बार बार पलकों से छलक ही जाते थे। वो शख्स जब भी उसके करीब आने की कोशिश करता या उसकी नजरों के सामने आता तो उसके दिल में उसके लिए शदीद नफरत जाग उठती। लेकिन वो जानती थी कि उस सब की वजह कहीं ना कहीं वो खुद भी थी, क्योंकि उसने उस शख्स से ताल्लुक जोड़ा था। अब तो उसे ये सोच कर भी खौफ आने लगा था कि आखिर उसके घर वालों के साथ उस शख्स की क्या दुश्मनी थी, क्योंकि वो बार बार यही कह रहा था कि तुम्हारे बाप से भी पुराना हिसाब बराबर करना है। इन्हीं सोचों में गुम दुल्हन के लिबास में मलबूस, आंखों में बेख्तियार बहते आंसू लिए वो उसी कुर्सी पर बैठी रह गई थी, साकित, जामिद और बिल्कुल बेजान। रुकैया, मेरहा कहाँ है? अभी तक नहीं मिली। कॉलेज गई थी, वापस आई भी या नहीं? मुर्तज़ा ने परेशानी भरे लहजे में रुकैया से पूछा। ये दोनों मिरहा के वालिदैन थे। रुकैया जो किचन में काम कर रही थी, फौरन सब कुछ छोड़कर घबराई हुई बाहर आ गई। नहीं, मुझे तो खुद उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आप तो कल से घर पर थे ही नहीं। आए भी तो ऐसे जैसे किसी जल्दी में हो। मेरी बात तक न सुनी और फिर कहीं चले गए। मैं अब तक नौकरों को न जाने कहाँ कहाँ भेज चुकी हूँ, मगर अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। पता नहीं हमारी बच्ची कहाँ चली गई है। रुकैया बेगम की आवाज़ रोते रोते भर आ गई थी। अच्छा, तुम फिक्र न करो रुकैया बेगम, मैं कुछ करता हूँ। मुर्तज़ा साहब ने रुकैया बेगम को तसल्ली देने की कोशिश की और फिर फौरन घर से बाहर निकल गए। रात होने को आ रही थी। उन्होंने अपने तमाम मुलाजमीन और गार्ड्स को मुख्तलिफ जगहों पर भेज दिया। यूनिवर्सिटी जाकर भी पता करवाया गया। यूनिवर्सिटी की सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ इतना दिखाई दे रहा था कि मिरहा यूनिवर्सिटी के गेट पर मौजूद थी। फिर अचानक कोई उसे उठाकर ले गया, मगर वो कौन था ये मालूम न हो सका। वहां मौजूद ऐनी शाहिदीन भी अपनी जान बचाने के खौफ से खामोश रहे, लेकिन मुर्तज़ा साहब किसी सूरत अपनी बेटी को यूं छोड़ने वाले नहीं थे। वो हर कीमत पर अपनी बेटी को ढूंढना चाहते थे। उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया था, मगर रात होने तक भी मेरहा का कोई अता पता न चल सका। आखिरकार वो थके हारे घर वापस आए तो रुकैया बेगम रो रो कर निढाल हो चुकी थी कि अभी तक उनकी लाडली बेटी घर नहीं पहुंची।
रुकैया बेगम भागती हुई मुर्तज़ा साहब के पास आई और रोते हुए बोली, मुर्तज़ा, बताइए कहाँ है मेरी बेटी? आप उसे लेने गए थे ना? फिर उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? खुदा के लिए मुझे मेरी बेटी वापस ला दें। मुझे अपनी बेटी चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? जाने हमारी बेटी कहाँ चली गई है। रुकैया बेगम की हालत देखकर मुर्तज़ा साहब का दिल भी टूट रहा था। उन्होंने भी भारी आवाज में कहा, मैं नहीं जानता रुकैया बेगम कि वो कहाँ है। मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि कुछ अगवाकार उसे अगवा करके ले गए हैं। लेकिन अगर वाकई कोई अगवाकार उसे ले गया है तो अभी तक उसने हमसे राब्ता क्यों नहीं किया? ज़ाहिर है जो अगवा करता है वो तावान ज़रूर मांगता है, मगर हमसे तो अभी तक किसी ने कोई मुतालबा नहीं किया। अभी वो यही बात कर रहे थे कि अचानक मुर्तज़ा साहब के मोबाइल पर कॉल आई। उन्होंने फौरन फ़ोन उठाकर कान से लगाया, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। नंबर देखा तो वो लैंडलाइन का था। इसी लम्हे घर का लैंडलाइन फ़ोन बज उठा। वो घबराते हुए भागकर टेलीफोन के पास गई और रिसीवर उठाकर कान से लगाया, तो दूसरी तरफ से मिरहा के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरे बाबा मुझे लेने आएंगे। बाबा आप कहाँ हैं? वो बुरी तरह वो रो रही थी, मगर शायद उसे ये एहसास नहीं था कि उसकी आवाज़ उसके वालिद तक पहुंच रही है। अपनी बेटी की सिसकियों और चीखों को सुनकर मुर्तज़ा साहब जैसे साकित और जामिद हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बार बार अगवाकार को गालियां देते हुए चीख रहे थे, कौन हो तुम? मुझसे बात करो। तभी ब्लैक किंग ने फोन अपने कान से लगाते हुए कहा, जी मिस्टर मुर्तज़ा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे तावान की रकम मांगने के लिए फ़ोन किया है, लेकिन नहीं, मुझे मेरा तावान मिल चुका है। मेरे साथ की जाने वाली हर ज़्यादती का हिसाब मैं तुम्हारी बेटी के ज़रिए वसूल कर चुका हूँ। अब ज़रा अपनी बेटी को मेरे चुंगल से छुड़वा कर दिखाओ। मुर्तज़ा साहब, तुमने मेरे साथ ज़ुल्म किया था ना? तो आओ, आज अपने ऊपर वही ज़ुल्म होता देखो। देखो कि माँ-बाप की हुई ज़्यादतियों का ख़मियाज़ा आखिर औलाद को ही भुगतना पड़ता है। जिस तरह मैं हर पल मरा हूँ, हर पल तड़पा हूँ, इसी तरह अब तुम भी पल-पल मरोगे और पल-पल जियोगे। मैं जो भी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बनकर आया हूँ। मुर्तज़ा साहब, अपनी खैर मनाओ और अपनी इज़्ज़त बचाओ। ये कहते ही एक बार फिर टूं टूं की आवाज़ गूंजी और कॉल कट गई। मुर्तज़ा साहब कुछ कहना चाहते थे, उस शख्स से बात करना चाहते थे, लेकिन लाइन ऑफ हो चुकी थी। फ़ोन के उस पार अब कोई मौजूद नहीं था। उनके करीब खड़ी रुकैया बेगम हैरत ज़दा नज़रों से उन्हें देखने लगी और घबराई हुई आवाज़ में बोली, क्या हुआ मुर्तज़ा साहब, सब ठीक तो है ना? हमारी बेटी को कुछ हुआ तो नहीं, उसका कुछ पता चला या नहीं? रुकैया बेगम की ज़ुबान पर बस एक ही सवाल था, जबकि मुर्तज़ा साहब एक कदम पीछे हटे और बेचैनी से कमरे में टहलने लगे। उसके माथे पर हल्का पसीना ऊपर आया था। उसका ज़हन सिर्फ एक ही बात पर अटक गया था। आखिर उन्होंने किसके साथ ऐसी ज़्यादती की थी? कौन हो सकता था वो शख्स? उन्होंने फ़ौरन उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, मगर सामने से एरर आ गया। जो भी था बहुत शातिर था। अगर मुर्तज़ा साहब सेठ थे तो वो शख्स सवा सेठ साबित हो रहा था। वो यकीनन उनकी बर्बादी बनकर आया था। रुकैया बेगम बार-बार उनसे पूछना चाह रही थी, मगर मुर्तज़ा साहब अपनी ही सोचों में गुम थे। फिर अचानक रुकैया बेगम ने बुलंद आवाज़ में कहा, आखिर हुआ क्या है? आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? उनकी आवाज़ सुनकर मुर्तज़ा साहब चौंके, जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आए हों। फिर धीमी मगर परेशान आवाज़ में बोले, रुकैया बेगम, तुम्हें याद है हमने कभी किसी के साथ कोई ज़्यादती की थी? वो जो भी है, जिसने हमारी बेटी को अगवा किया है, वो हमसे की गई किसी ज़्यादती का बदला हमारी बेटी से लेना चाहता है। तुम्हें याद है वो कौन हो सकता है? वो सोच में डूबे हुए बोल रही थी, मगर यह सवाल सुनते ही रुकैया बेगम की सांस जैसे रुक गई। उनके चेहरे का रंग फक पड़ गया। फिर जब मुर्तज़ा साहब ने बेचैनी से उन्हें पुकारा, तो रुकैया बेगम ने लरजती हुई आवाज़ में एक नाम लिया, और वह नाम सुनते ही मुर्तज़ा साहब के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो अब निकाह के बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर न जाने उसे कहाँ ले आया था। जब उसकी आंखों से पट्टी उतारी गई तो वो हैरत से साकित रह गई। वो एक आलीशान कमरे में मौजूद थी, जो ताज़ा चमेली और गुलाब के फूलों से सजा हुआ था।
सेज पर बिखरे फूलों की खुशबू पूरे कमरे में महक रही थी, जबकि चारों तरफ जलती हुई छोटी छोटी कैंडल लाइट्स उस माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। ऐसा कमरा तो उसने हमेशा अपनी वेडिंग नाइट के ख्वाबों में सोचा था, मगर आज किसी ऐसे शख्स के साथ उस लम्हे को गुजारने का ख्याल ही उसके लिए अजियत बन चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस खुश मिजाज और लाडों में पली मिरहा एक दिन किसी बेरहम शख्स के रहमो करम पर यूं खड़ी होगी। वो खामोशी से सहम कर खड़ी रह गई थी जब वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आते हुए बोला, चलो बेड पर बैठो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो फौरन एकदम पीछे हट गई थी। नहीं, कभी नहीं। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। तुमने मुझसे निकाह कर लिया, क्या ये काफी नहीं? खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो। ये निकाह मेरी मर्जी से नहीं हुआ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे करीब आओ। वो रोते हुए मुसलसल पीछे हटती रही, जबकि वो कदम ब कदम उसके करीब आता गया, यहाँ तक कि वो पीछे हटते हुए अचानक बेड पर गिर गई और वो भी झुकता हुआ उसके ऊपर आ गया। उन दोनों के दरमियान अब सिर्फ चंद इंच का फासला बाकी रह गया था। तभी मिर्हा ने पूरी ताकत से उसके कंधों को धक्का दिया और उसे एक तरफ फेंकते हुए भागकर दरवाजा तक पहुंची, मगर दरवाजा पहले ही लॉक हो चुका था। वो ब्लैक किंग वहीं बेड पर बैठा हंसने लगा, फिर सर्द लहजे में बोला, तुम मुझे जिद दिला रही हो लड़की। खामोशी से वापस आकर मेरी बात मान लो, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और याद रखो, मैं तुम्हारे बाप को जो अजियत देना चाहता हूँ और तुम्हें जो दर्द देना चाहता हूँ वो उससे कहीं ज्यादा खौफनाक होगा जो भी तुम महसूस कर रही हो। ये कहते हुए वो आहिस्ता की जानिब बढ़ा, फिर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमी मगर खतरनाक आवाज में बोला, मेरी बात मान लो लड़की, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो रोती बिलखती दुल्हन बनी, किसी बारबी डॉल की मानियत लग रही थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में बेतहाशा आंसू भरे हुए थे और वो आंसू उसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा रहे थे। बार बार ब्लैक किंग का दिल उस पर निछावर होने को चाहता था, मगर वो थी कि मुसलसल उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसने उसे जबरदस्ती बेड पर धकेल दिया और फिर उस पर खुद को निसार करता ही चला गया। जब वो चाहकर भी उसे खुद से दूर न कर सकी, उसकी हिम्मत बहुत जल्द जवाब दे चुकी थी। मज़ाहमत करते हाथ अब साकित हो गए थे और वो मुकम्मल तौर पर उसके रहमो करम पर थी। वो जान चुकी थी कि अब उस शख्स से छुटकारा हासिल करना उसके बस में नहीं रहा था और रात इसी कुर्ब, खौफ और उसके आंसुओं के साथ गुजरती रही। मुश्तबा का बेटा अयान। रुकैया बेगम के मौत से अयान का नाम सुनते ही मुर्तज़ा के माथे पर हल्का हल्का पसीना नमूदार होने लगा। जिस अंदाज से रुकैया बेगम ने बेतरतीब हुई थी, उससे अब उसे यकीन हो चुका था कि अयान अपना बदला लेने वापस आ चुका है। जाते हुए उसने यही कहा था, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, यहाँ कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ तबाह कर दूंगा, तुम देख लेना। मगर उसके बाद वो यूं गायब हुआ जैसे जमीन निकल गई हो। माजी में मुर्तजा से जो गलतियां हुई थी, आज वो सब एक एक करके उसके सामने खड़ी महसूस हो रही थी। मुर्तजा इस वक्त शिकस्त खोरदा अंदाज में बैठा था। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि उसकी बेटी कहाँ है। अगर वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता तो बात फौरन बाहर निकल जाती और अगली सुबह तक हर जगह यही खबर फैल चुकी होती कि एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी एक दिन से लापता है। लोग तरह तरह की बातें बनाते और उसे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा अजीज थी। इस इज्जत की खातिर वो खामोशी से बैठा था। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को वापस घर लाना चाहता था। काफी देर सोचने के बाद उसने एक बार फिर वही नंबर डायल किया जिस लैंडलाइन से उसे कॉल आई थी, मगर इस बार दूसरी तरफ से सिर्फ यही आवाज सुनाई दी, ये नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। मतलब वो शख्स हर सबूत मिटा चुका था। अब मुर्तजा की हिम्मत जवाब देती जा रही थी, क्योंकि उसके पास अयान तक पहुंचने का कोई रास्ता, कोई सुराग और कोई और रास्ता नहीं बचा था। खुदा के लिए मुर्तजा, खुदा के लिए जाइए और हमारी बेटी को वापस ले आइए। न जाने वो किस हाल में होगी और जिस अंदाज में अयान ने कहा था कि वो वापस आएगा और हमें बर्बाद कर देगा, उससे तो यही लगता है कि मिर्हा को अगवा करके वो यकीनन हमारी इज्जत खाक में मिला देगा। खुदा के लिए किसी भी तरह मेरी बेटी को वापस ले आए, फरोते बिलखते हुए कह रही थी,
جبکہ مرتضیٰ صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کیا کریں۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ زور زور سے بجا اور گارڈ بھاگتا ہوا اندر آیا۔ صاحب جی، باہر دروازے پر میڈیا والوں کا رش لگا ہوا ہے۔ نہ جانے انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میرا بیوی گھر پر موجود نہیں ہے، اور کسی نے یہ افواہ بھی پھیلا دی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ سارا میڈیا اس وقت گھر کے باہر موجود ہے اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں کیا کروں؟ انہیں کیسے روکوں؟ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولا۔ تو مرتضیٰ صاحب ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پانی اب سر سے گزرنے لگا تھا۔ ابھی تک وہ مرحا کو ڈھونڈ نہیں پائے تھے، اور نہ ہی وہ پولیس کو اطلاع دے سکتے تھے، کیونکہ اگر پولیس اس معاملے میں شامل ہوتی تو یقیناً وہ خود بھی اس کیس میں پھنس جاتے۔ وہ جلدی سے باہر آئے اور دروازہ کھول کر میڈیا سے گفتگو کرنے لگے۔ ان کا کہنا تھا میری بیٹی اغوا نہیں ہوئی، بلکہ اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اس نے فیک نیوز پھیلانے کی بجائے خاموش رہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اندر آ گئے تھے، کیونکہ مزید جواب دینا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ابھی وہ اندر آتے ہی تھے کہ ایک بار پھر ان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے فوراً موبائل اٹھا کر کان سے لگایا، اور دوسری طرف کی بات سنتے سنتے ان کے چہرے کے تاثرات عجیب ہوتے چلے گئے۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایان اس سے اپنا بدلہ لے چکا تھا، اور اب اسے ایک ایک لمحہ شدت سے یاد آ رہا تھا۔ یونیورسٹی کا وہ وقت، اس کی دوستوں کی وہ پلاننگ، جب اس کی کلاس میں ایک نیا لڑکا آیا تھا، ایان، وہ لڑکا جو پوری یونیورسٹی میں سب سے زیادہ مغرور سمجھا جاتا تھا، جس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی سے فضول بات کی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا تھا، کسی کو خاطر میں نہ لاتا۔ ان کے دوستوں کا گروپ بھی حد سے زیادہ اڑیل اور ضدی تھا، جو ہر نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو تنگ کرنے میں مزہ لیتا تھا۔ آج اسے بار بار وہی دن یاد آ رہا تھا، جب سب دوست ایک ساتھ بیٹھے تھے اور ایان ایک سائڈ پر خاموشی سے موجود تھا۔ تب اس کے دوستوں نے اسے چیلنج دیا نا کہ اگر وہ اس لڑکے کو اپنے عشق میں مبتلا کر کے پوری یونیورسٹی کے سامنے ذلیل کر دے، اسے اپنے آگے پیچھے گھمانے لگے اور پھر سب کے سامنے اسے ریجیکٹ کر دے، تب وہ مانیں گے کہ وہ واقعی اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے کہ کسی کو بھی اپنے پیچھے لگا سکتی ہے۔ وہ جو اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہونے کے باوجود نہایت باپردہ تھی اور کبھی بغیر حجاب کے یونیورسٹی نہیں آئی تھی، اس نے یہ بات دل پر لے لی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ایان کے قریب جانے لگی۔ پورا ایک مہینہ لگا تھا، مگر آخرکار ایان جیسا سرد مزاج لڑکا بھی اس کے حجاب اور اس کی معصومیت کا دیوانہ بن چکا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب ایان نے پوری یونیورسٹی کے سامنے اسے پھول پیش کر کے اپنے دل کی بات کہی، مگر اس نے بے رحمی سے وہ پھول اس کے منہ پر دے مارے اور سرد لہجے میں کہا، میں تم جیسے لڑکے سے محبت کروں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں اس علاقے کے سب سے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہوں، اور تم تو کیا، تم جیسے لوگ میرے برابر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں۔ تم میری طرف دیتے تک نہیں تھے، اسی لیے مجھ سے یہ شرط لگائی گئی تھی کہ میں تمہیں اپنا دیوانہ بنا کر پوری یونیورسٹی کے سامنے ریجیکٹ کروں۔ سو انجوائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پوری یونیورسٹی کے سامنے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مار دیا، اور اس لمحے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کی اس نے بے عزتی کی ہے وہ بلیک ورلڈ کا کنگ تھا، ایک ایسی خفیہ اور خطرناک دنیا کا بادشاہ جس کے سامنے اس پورے ملک کی پولیس بھی بے بس تھی۔ شہر کے اندھیروں میں ہونے والا غیر قانونی کام اسی کے ہی اشاروں پر چلتا تھا۔ اس کا نام سنتے ہی لوگوں کے دلوں میں خوف اتر جاتا تھا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اپنی سفاک شہرت کے پیچھے وہ خاموشی سے کئی اچھے کام بھی کرتا تھا جن کا کسی کو علم نہیں تھا۔ وہ بالکل اکیلا تھا، اس کے ارد گرد اپنے کہنے والا کوئی نہیں تھا، اور آج وہ بیٹھی 3 ماہ پہلے ہونے والے اس واقعے کو یاد کر رہی تھی جسے وقت کے ساتھ وہ تقریباً بھلا چکی تھی۔ مگر ٹھیک 3 ماہ بعد اچانک اس کے موبائل پر ایک ان نون نمبر جگمگایا۔ کال کرنے والے نے خود کو یونیورسٹی کا ایک لڑکا بتایا۔ پھر آہستہ آہستہ بات اور مختلف تصویروں کے ذریعے وہ اس کے دل میں اپنی جگہ بناتا چلا گیا۔ صرف ایک ہفتے میں ہی اس سے محبت کرنے لگی تھی، اور پھر وہ دن آیا جب اس نے اسے ملنے کے لیے بلایا، مگر وہاں جا کر اس پر حقیقت آشکار ہوئی کہ وہی شخص اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکا تھا۔ اس نے اپنی اصل پہچان ظاہر کرتے ہوئے اسے اغوا کروا لیا تھا اور زبردستی اس سے نکاح بھی کر لیا، مگر اس کہانی کے پیچھے صرف محبت یا نفرت نہیں،
बल्कि बरसों पुराना इंतकाम छुपा था। माजी में मुश्तबा, जो कि मुर्तज़ा यानी मिरहत के वालिद का सगा भाई था, अपनी बीवी के साथ एक हादसे में जाँ बहक हो गया था और उनकी मौत के बाद मुर्तज़ा ने उनकी सारी जायदाद अपने नाम कर ली थी, जबकि उनके मासूम बेटे को जलील करके घर से निकाल दिया गया था। वो बच्चा कई दिन भूखा प्यासा सड़कों पर धक्के खाता रहा, यहाँ तक कि उससे भीख तक मंगवाई गई और फिर भी रुकैया बेगम को उसका वजूद अपने घर पर बोझ महसूस होता हुआ। उन्होंने उसे मार पीट कर चोरी का इल्जाम लगाते हुए हमेशा के लिए दरवाजे से बाहर फेंक दिया। उस दिन उसने अहद किया था कि एक रोज वो आएगा और उनकी इज्जत खाक में मिला देगा, और आज वो अपना वादा पूरा कर चुका था। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुर्तज़ा की बेटी के भाग जाने की खबरें जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। मुर्तज़ा अपने घर में सर झुकाए बैठा था, जबकि यहाँ मिलहा गहरी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। फिर सर्द लहजे में बोला, उठो, तुम्हारे घर छोड़ आऊं। उसने नरमी से कहा, तो वो हैरानगी से उठ खड़ी हुई। सामने टीवी स्क्रीन रोशन थी, मगर अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो इस घर में वापस जा सके। लेकिन सामने खड़ा शख्स ब्लैक वर्ल्ड का किंग अयान था। वो इसे इनकार की इजाज़त कैसे देता? उसने खामोशी से उसका हाथ पकड़ा, जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाया और कुछ ही लम्हों बाद वो उसके घर के सामने खड़े थे, जहाँ मिरहा का बचपन और अयान की पूरी जिंदगी की तल्ख यादें दफन थी। अयान गाड़ी से उतरा, मीडिया वहां से जा चुका था। वो मिरहा का हाथ थामे घर के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ रुकैया बेगम और मुर्तज़ा ड्राइंग रूम में परेशानी के आलम में बैठे थे, जबकि टीवी पर चलने वाली खबरों ने उनकी इज्जत को बुरी तरह से रौंद डाला था। अयान के लिए शायद यही सबसे बड़ा सुकून था कि वो अपना बदला ले चुका था। वो सिर्फ मिरहा को वापस छोड़ने आया था, मगर जैसे ही मुर्तज़ा की नज़र उस पर पड़ी, वो घबराकर उसके कदमों में गिर गया और टूटे हुए लहजे में अपनी बीवी और बेटी की इज्जत की भीख मांगने लगा। मगर जो होना था वो हो चुका था। रुकैया बेगम और मुर्तज़ा दोनों ने उससे माफ़ी मांगी, तो अयान ने एक लम्हे की खामोशी के बाद उन्हें माफ़ कर दिया। फिर सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर तमाम न्यूज़ चैनल से वो खबर हटा दी गई, तो ऐलान कर दिया गया ये सब एक झूठी अफवाह थी। जो मुर्तज़ा की इज्जत दोबारा बहाल होगी। आज पहली बार अयान ने ब्लैक वर्ल्ड किंग का खौफनाक नकाब उतारकर लोगों को अपनी जिंदगी के उन जख्मों और अजियतों के बारे में बताया था, जो बरसों से उसके अंदर सुलग रहे थे। वह मिरहा को छोड़कर वापस जाने लगा, शायद पहली बार, हमेशा के लिए। मगर अब मिरहा उसे खोना नहीं चाहती थी। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगा, उसने बेख्तियार उसे आवाज दी, बस मैंने आप लोगों से यही बदला लेना था, और मैं अपना बदला ले चुका हूँ। अब आपकी बेटी, आपको मुबारक हो, मैं जा रहा हूँ। मेरा साया भी आप लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा। मैंने आप लोगों से वादा किया था ना कि एक दिन सबसे बड़ा बनकर वापस आऊँगा, और आज देख लो, उस मालिक का बंदा बंदा मेरी धाक से डरता है। उसने सर लहजे में कहा तो मेरा एकदम से भागती हुई उसके पीछे गई और उसका हाथ थाम कर बेबसी से बोली, आप मुझे छोड़कर मत जाए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैसेज पर मुझसे बात करने वाले आप जो भी थे, लेकिन मोहब्बत तो मैंने आपसे ही की है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मगर अब मुझे ज़िंदगी में मत निकालिए। उसके अल्फाज सुनकर वो आहिस्तगी से पीछे मुड़ा। हकीकत तो ये थी कि वो खुद भी ना जाने कब मिरहा को चाहने लगा था। जितनी तकलीफ वो उसे दे चुका था, अब उसमें मज़ीद हिम्मत नहीं बची थी कि वो उसे और दर्द दे सके, क्योंकि अब उसकी हर तकलीफ उसे अपने दिल पर महसूस होने लगी थी। उसने अपनी नम आंखों के साथ उस सब्ज आंखों वाली लड़की को अपने सीने से लगा लिया, तो पीछे खड़े मुर्तज़ा रुकैया के लबों पर सुकून भरी मुस्कुराहट फैल गई। इसी लम्हे मुर्तज़ा ने अपने वकील को कॉल किया और हुक्म दिया कि मुश्तबा की वो तमाम जायदाद जो अब तक अयान के नाम होने वाली थी, उसके असल हकदार के नाम मुंतकिल करने के तमाम कागजात तैयार किए जाएं, क्योंकि अब वो खुद काम करते करते थक चुके थे और मजीद कारोबार संभालने की हिम्मत उनमें बाकी नहीं रही थी। बिजनेस संभालने के लिए उन्हें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो बेटा भी हो और दामाद भी, और आयान की सूरत में उन्हें दोनों रिश्ते एक ही इंसान में मिल गए थे। वो भी अपनी ब्लैक दुनिया, जराइम और गुंडागर्दी की जिंदगी छोड़कर एक बेहतर रास्ते की तरफ लौट आया था, और इस बेहतर जिंदगी की वजह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी मिरहा थी, जो उसे ऐसे हालात में मिली थी
کہ وہ اس سے صرف بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر بدلہ لیتے لیتے نہ جانے کہ کب وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، یہ بات وہ خود بھی نہ جان سکا۔ آج ان دونوں کی محبت اپنی تکمیل کو پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے، اور ایان اپنی تاریک بلیک دنیا سے نکل کر میرا کی حسین محبت بھری دنیا میں قدم رکھ چکا تھا، اور یہی محبت کا پہلا اور سب سے خوبصورت بدلاؤ تھا۔